नमस्कार विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वह अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग का तीसरा पाठ गेहूं बनाम गुलाब निबंध, जो कि रामरक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज की जो हमारी चर्चा है वह इस निबंध के भावार्थ एवं मूल कथ्य के विश्लेषण से संबंधित होगी। और इस चर्चा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह है सभ्यता और संस्कृति के विकास के समानांतर भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन या मनोवृत्तियों का विकास, भौतिक तथा आत्मिक विकास का संतुलन एवं तत्जन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकृतियाँ, भौतिक तथा आत्मिक विकास का संतुलन एवं महत्व, भौतिक सामग्री की प्रचुरता और सुख शांति। इसके अलावा इस चर्चा के जो बिंदु होंगे वो इस प्रकार है: इंद्रियों का संयमन तथा वृत्तियों का उन्नयन, संयमन और उन्नयन में अंतर, भौतिकता, विज्ञान और सृजनशीलता, गेहूं पर गुलाब की विजय, भौतिकता पर आध्यात्मिकता की विजय, शरीर पर मन की विजय या मनोवृत्तियों की विजय तथा आनंद युक्त सांस्कृतिक जीवन, नए युग का आगमन की कल्पना और सुखी और आनंद जीवन की अभिव्यक्ति। इसके साथ ये निबंध समाप्त होता है। तो ये हमारी जो आज की चर्चा है वो इन चीज़ों पर केंद्रित रहेगी या कि इन चीज़ों पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, गेहूं बनाम गुलाब रामरक्ष बैनीपुरी की एक प्रसिद्ध रचना है जो गद्य गीत शैली में लिखी गई है। हम इसे ललित निबंध भी कह सकते हैं। इसमें बैनीपुरी जी का भावात्मक और आशावादी दृष्टिकोण स्वर स्पष्ट रूप से मुखरित हुआ है। इसकी प्रतीकात्मकता स्पष्ट और प्रभावशाली है। गेहूं मनुष्य के श्रम और भौतिकता का प्रतीक है और गुलाब विलास का, मानसिक वृत्तियों, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। गेहूं मनुष्य के लिए जरूरी है। लेखक ऐसा मानता है कि गेहूं मनुष्य के लिए जरूरी है क्योंकि इससे उसकी भूख मिटती है, देह पुष्ट होती है, शारीरिक बल मिलता है, शारीरिक बल और दैहिक पोषण मिलता है। जबकि गुलाब से मनुष्य की सौंदर्य वृत्ति पुष्ट होती है, मानसिक वृत्ति पोषित और पल्लवित होती है। मनुष्य के लिए दोनों आवश्यक है, लेकिन मनुष्य के लिए गेहूं अधिक जरूरी हो गया है आज के परिवेश में। समय बदल रहा है, हम अति संचय की ओर बढ़ रहे हैं, कालाबाजारी की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरह से हम इन दोनों चीज़ों में, भौतिकता और मानसिकता या मनोवृत्तियाँ, इनमें संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों का शोषण कर अपना अपच पोषण कर रहे हैं। आज का जो परिवेश है कि व्यक्ति जो कुछ संग्रहित कर रहा है, संचय कर रहा है, उसे इस बात की चिंता नहीं है, इस पर विचार नहीं है कि जो मैं संग्रह कर रहा हूँ इसका संपूर्ण उपभोग भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वह निरंतर संचय में की दौड़ में दौड़ रहा है, दूसरों का अधिकार छीनकर अति अधिकार प्राप्त करने की तरफ भाग रहा है, विलास की ओर दौड़ रहा है। श्रम के प्रति निष्ठा हमारी नहीं रही, श्रम से हमने नाता तोड़ दिया है और विलास में डूबने लगे हैं। परिणाम सामने है, विलासिता, गंदगी और भ्रष्टाचार से जीवन भर गया है। इसका कारण यह भी है कि हमारे जीवन में भूख और विलास, शरीर और मन के बीच संतुलन बिगड़ गया है। भौतिकता का मोटा पर्दा हमारी सूक्ष्म और आध्यात्मिक चेतना पर गहरा गया है और गेहूं और गुलाब के बीच कोई विवेकपूर्ण संबंध नहीं रहा है। यही हमारी त्रासदी है। कदाचित संपूर्ण आधुनिक सभ्यता इस रोग से ग्रस्त है। बैनीपुरी जी इस रचना में यही रेखांकित करते हैं कि जीवन तभी सही दिशा में चल सकता है जब हमारी आवश्यकता और विलासिताओं के बीच संतुलन हो, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन स्थापित हो, जीवन में आध्यात्मिकता का बीजारोपण हो, भौतिक जीवन सांस्कृतिक रागात्मकता से युक्त हो, इंद्रियों में संयम हो और मनोवृत्तियों का उन्नयन हो, मनोवृत्तियों का विकास हो, उच्चतर विकास। ऐसा
बेनीपुरी जी इस निबंध में लिखते हैं, मनोवृत्तियाँ ऊर्ध्वगामी बने, उच्चता की ओर बढ़े, सदाचार हो। जब जब मानव सभ्यता में यह संतुलन बिगड़ा है, समाज का अनिष्ट हुआ है और अत्याचार, पापाचार, हिंसा, युद्ध, एकाधिकार की भावना, उच्छृंखलता, विलासिता समाज में बढ़ी है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि गुलाब ने अर्थात मानवीय आचरण, मानसिक क्षमताओं और विशिष्टताओं ने ही मानव को मानव बनाया है। अगर व्यक्ति के अंदर से मानवीय आचरण निकाल दिया जाए, मानसिक क्षमताएं निकाल दी जाए, विशिष्टताएं निकाल दी जाए तो वह पशु के समान हो जाएगा। वे लिखते हैं कि चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूँ तक अर्थात पेट भरने तक पशु और मानव में कोई अंतर नहीं है। मानव को मानव बनाया गुलाब ने अर्थात उसकी मनोवृत्तियों के उच्चतर विकास ने। मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी अर्थात महत्व दिया। यहाँ तक कि जब उसे पेट की भूख सता रही थी तब भी उसकी नज़र गुलाब पर अवश्य थी। जब उसकी कामिनियाँ गेहूँ को ऊखल और चक्की में कूट पीस रही थी तभी से मानव की रागात्मक मानसिक वृत्ति का प्रतीक संगीत जन्म लेता है या कि उस संगीत ने जन्म लिया। पेट के साथ साथ मानस की तृप्ति पर मानव ने सदैव ही ध्यान दिया है अर्थात उसके रागात्मक जीवन नैतिकता पर उसने सदैव ही ध्यान दिया है। इसका उदाहरण है जब उसने पेट की भूख को शांत करने के लिए पशुओं को मारा, तब उसकी खाल से ढोल और सींग की तुरही बनाई, पानी की छप छप की आवाज़ से लय और ताल का आविष्कार किया और बांस से लाठी के साथ ही बंसी भी बनाई तथा उसे बजाया भी। ये उदाहरण उसके जीवन की भौतिकता और मानसिकता के संतुलन के विशिष्ट उदाहरण है। रामवृक्ष बेनीपुरी का मानना है कि पहले मनुष्य की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं में समन्वय था। जब वो भूख से व्याकुल था तब भी अपनी संस्कृति को नहीं भूला था। काली रात बीत जाने पर जहाँ वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश में निकला, वहीं उषा काल की लालिमा को देखकर आनंदित भी हुआ। अंतरिक्ष से धरती की ओर आती सूरज की सुनहली किरणों ने तथा हरी घास पर बिखरी मोतियों की तरह चमकने वाली ओस की बूंदों ने उसकी दशा ही बदल दी और उसे आनंद विभोर कर दिया। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि मानव जीवन में जब तक गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा तब तक ये सभ्यता सुखी रही, आदमी सुखी रहा और आनंदपूर्वक उसने जीवन व्यतीत किया। वह कमाता हुआ खाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था, संगीत के साथ श्रम। भगवान श्री कृष्ण दिन में गाय चराता था तो रात में रास रचाता था। मनुष्य पृथ्वी पर चलते हुए आकाश को तथा आकाश पर नज़र रखते हुए धरती को नहीं भूला था। अर्थात जीवन में भौतिकता और मानस का संतुलन था, भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन था। लेकिन सभ्यता के विकास क्रम में जो ही यह संतुलन टूटा, व्यक्ति और समाज के अंदर कई तरह की विकृतियां पैदा हो गई। व्यक्ति और समाज विकृतियों का शिकार हुआ और असंतुलन में गेहूं प्रतीक बन गया किसका? हड्डी तोड़ने वाले, थकाने वाले, नरक के समान दुख देने वाले श्रम का, जो पेट की भूख भी अच्छी तरह से शांत न कर सके। और गुलाब प्रतीक बन गया विलासिता का, भ्रष्टाचार का, हिंसा का, अनाचार का, गंदगी का, दरिंदगी का और गलीज का। उस विलासिता का जो शरीर और मन दोनों को ही नष्ट करने वाली होती है। सभ्यता के इस असंतुलित विकास क्रम में मानव नरसंहार की दहलीज तक पहुँच गया। भारत में महाभारत इसका उदाहरण है। वह परंपरा आज भी कमोबेश चली आ रही है। गांधी जी की हत्या इसका उदाहरण है। आज चारों ओर महाभारत, गृह युद्ध, सर्वनाश और महाविनाश देखा जा सकता है। गेहूं गेहूं नहीं रहा और गुलाब गुलाब नहीं रहा। दोनों अपने पालनकर्ताओं के भाग्य को कोस रहे हैं और अपना सिर धुंध रहे हैं। लेखक मानता है कि अब इतिहास दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि मानव निरंतर द्रुत गति से आगे बढ़ता है। मानव उल्टी दिशा में विकास नहीं कर सकता, वो आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। अतः हमें प्रयास करना है कि गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करें, या कि कैसे करें, चिर विजय प्राप्त कैसे करें। यही
इस नए मानव की नई आकांक्षा होना चाहिए, नया उद्देश्य होना चाहिए। लेखक स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या ये संभव है? लेखक उत्तर देता है बिल्कुल संभव है, 16 आने संभव है। इसमें वह विज्ञान का सहारा लेता है। विज्ञान इस दिशा में मानव की मदद करेगा, उत्पादन को वह संभव करेगा, बशर्ते विज्ञान मानव में संहार कांड को छोड़कर मानवीय सृजनशीलता और जीवन की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे। यदि उसने ऐसा कर लिया तो गुलाब की विजय हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी कि अगर विज्ञान ने व्यक्ति की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया, सृजनात्मकता की ओर विज्ञान बढ़ी, तो निश्चित रूप से मानव में गुलाब की संस्कृति विकसित होगी, शांति और सुख की संस्कृति विकसित होगी। लेखक मानता है कि विज्ञान को नरसंहार कांड छोड़कर इधर आना ही होगा, अन्यथा सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है, विनाश निश्चित है। लेखक का मानना है कि विज्ञान इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है और शारीरिक आवश्यकताओं और संसाधनों की पूर्ति प्रचुर मात्रा में हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। लेखक प्रश्नांकित हो जाता है। प्रचुरता शब्द जब आता है वो कहता है कि भौतिक वस्तुओं की प्रचुरता में उपलब्धता क्या जीवन को वास्तविक सुख शांति में वृद्धि कर सकती है, एक व्यक्ति को सुखी बना सकती है? लेखक मानता है कि नहीं, कदापि नहीं। लेखक ने सोने की लंका का उदाहरण देते हुए कहा है कि लंका सोने की थी, फिर भी उसमें राक्षसता का निवास था, उसमें मानवता का निवास नहीं था। लेखक सोने की चिड़िया और सोने की लंका का उदाहरण देते हुए कहता है कि लंका सोने की होते हुए भी उसमें मानवता, सद्वृत्तियों, सदाचरणों का वास नहीं, राक्षसता का वास था। वह राक्षसता जो रक्त पीती थी, अभक्ष्य खाती थी, 10 सिर वाली थी, 6 महीने सोती थी, दूसरों की बहन बेटियों को उड़ाकर ले जाती थी। वास्तव में गेहूँ व्यक्ति को अपना गुलाम बनाना चाहता है। पेट की भूख शांत करके वो वासनाओं की भूख जगाता है और व्यक्ति को तबाह करता है। इसलिए हमें भौतिकता से पल्ला झाड़ना है और आध्यात्मिकता की शरण में जाना है। इसलिए प्रचुरता इतनी ही हो कि उसमें राक्षस जैसी राक्षसता न आवे। व्यक्ति को शैतान बनाने वाली प्रचुरता ठीक नहीं है। भौतिकता इतनी ही काफ़ी है कि जीवन यापन हो सके। लंका जैसी प्रचुरता हमें काम में नहीं है। प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए लेखक वृत्तियों के उन्नयन और संयमन की बात मानता है, जिसका जिक्र वे निबंध में आगे करते हैं। रामरक्ष बेनीपुरी का मानना है कि मनुष्य अपने जीवन में केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं चाहता, केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं चाहता, वरन वह मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास से संबंधित आवश्यकताओं को भी चाहता है। ये सभी भी उसकी भोजन की भांति प्राकृतिक आवश्यकता है, जैसे भूख है। यदि उसका मानसिक विकास नहीं होगा, मानसिक भूख शांत नहीं होगी या उसकी मानसिक मनोवृत्तियाँ उच्चतर विकास की ओर अग्रसर नहीं होगी, तो वह कई तरह की विकृतियों का शिकार हो जाएगा। व्यक्ति को मनोवृत्तियों के विकास से ही मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, या यह कहा जा सकता है कि इन मानसिक और भौतिक वृत्तियों का संतुलित रूप से विकास होना आवश्यक है। लेखक की मान्यता है कि मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं बन सकता जब तक वह अपने आत्मिक विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। इस संदर्भ में वह मनुष्य और पशु में भिन्नता प्रकट करता है और तार्किक दृष्टि से स्पष्ट करता है कि पशु के उलट विश्व में मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशु की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन से मानव खड़ा हुआ, पशु से आगे बढ़ा और मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की, अर्थात उसने केवल अपना पेट भरने को छोड़ करके अन्य विकास की बात सोची, तब से वो मानव कहलाया। अर्थात लेखक का मानना है कि पशुओं की तरफ मनुष्य का पेट और मानस यानी मन, मस्तिष्क समानांतर रेखा में नहीं होता। जब मनुष्य पैरों के बल खड़ा होता है तब उसका मन पेट से ऊपर होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के शरीर में पेट को सबसे नीचे, उससे ऊपर मन को और सबसे ऊपर मस्तिष्क को स्थान मिलता है। अर्थात शारीरिक आवश्यकताओं को कम और बुद्धि, मानसिक क्षमता और भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। ये एक प्रकार से ईश्वर की
रचना है। इस दृष्टि से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, या कि मानसिक संतुष्टि को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसके उपरांत भावना को और सबसे अंत में शारीरिक संतुष्टि पर ध्यान दिया गया है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि पोषण से ही नहीं, मानसिक वृत्तियों की दृष्टि से मानव पशु से भिन्न है। रामवृक्ष बेनीपुरी मानते हैं कि शारीरिक आवश्यकताओं को संयम के माध्यम से नियंत्रित करना आवश्यक है। संयम मनुष्य का सांस्कृतिक पक्ष है और यह हमारी भारतीय परंपरा का भी महत्वपूर्ण पक्ष है। उसमें संयम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। संयम के उपाय भी हमारी संस्कृति में दिए गए हैं। अपनी मनोवृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 प्रकार के उपाय बतलाता है। पहला है इंद्रियों का संयमन और दूसरा वृत्तियों के उन्नयन का। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि संयम का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर भंग हो गई थी। आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं और संयम और सदाचार से दूर हिंसा और अत्याचार की ओर बढ़ रहे हैं। बेनीपुरी जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में उपाय एकमात्र है, वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करना, मन की अवस्थाओं और क्षमताओं का उन्नयन, अर्थात उनका उच्चतर विकास होना चाहिए। लेखक निबंध में समान से दिखने वाले शब्द इंद्रियों का संयमन और वृत्तियों के उन्नयन में बहुत सूक्ष्म अंतर करता है, किंतु बहुत महत्वपूर्ण है। वह महत्वपूर्ण है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि इंद्रियों के संयमन से अधिक महत्व वृत्तियों या मनोवृत्तियों के उच्चतर विकास का, मन की अवस्थाओं के ऊर्ध्वगामी करने का। वे मानते हैं कि इंद्रियों पर संयम रखना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपनी इंद्रियों को काबू में रखने में असफल रहे और उनकी तपस्या भंग हो गई। अतः इंद्रिय संयम से अच्छा उपाय है अपनी वृत्तियों का ऊर्ध्वगामी बनाना, या कि उनका विकास करना, उनकी दिशा बदलना, मन में स्थित वृत्तियों को ऐसी दिशा पर ले जाना जिसमें मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो सके। व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्तियों का त्याग करके शक्तियों का पालन करे और एक संस्कारी और सुगठित समाज का निर्माण करे। लेखक ने निबंध में भौतिक दुनिया के प्रभाव को कम करने या कम होने तथा मानसिक वृत्तियों के विकास की आशावादी कल्पना की है। वे लिखते हैं कि गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई हुई है। अर्थात भौतिकता ने हमारे जीवन के हर पक्ष में, चाहे वह राजनीतिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो, जीवन के हर पक्ष में उसने एक प्रकार से जो कि कब्जा जमाया हुआ है, प्रभाव जमाया हुआ है। जो आर्थिक रूप से रक्त पीती है और राजनीतिक रूप में रक्त की धारा बहाती है, अर्थात हिंसा को बढ़ावा देती है। अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे, जिसे हम संस्कृति की दुनिया कहेंगे, जिसे हम आनंद की दुनिया कहेंगे, जिसे हम संस्कारों की दुनिया कहेंगे, जिसे हम भौतिकता, आध्यात्मिकता, उन दोनों में सामंजस्य की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया अर्थात मानस का संसार, अर्थात सांस्कृतिक जगत का उन्नयन और विकास। कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जब तक भौतिकता का आवरण व्यक्ति के दिलों और दिमाग से हटेगा नहीं, तब तक यहाँ का सांस्कृतिक वातावरण रागात्मक नहीं बन सकता। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को विश्वास है कि अब मानसिक संतुष्टि के युग का आगमन होने वाला है। अर्थात अब व्यक्ति भौतिकता से नहीं, मानसिक वृत्तियों का विकास करेगा, भौतिकता पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि अपनी मनोदशाओं को बदलेगा। मानव की मानवीय संस्कृति विकसित हो सकेगी। भौतिकता और गेहूं की दुनिया का प्रभाव खत्म होने से समस्त प्रकार की मानसिक विकृतियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि भौतिकता ही एकमात्र कारण है, भौतिकवाद ही एकमात्र कारण है जो समाज के अंदर विकृतियां पैदा करता है, मानसिक विकृतियां पैदा करता है, अत्याचार पैदा करता है। लेखक अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए कहता है कि वह मंगलमय दिन कैसा होगा
जब हम शारीरिक आवश्यकताओं के बंधन से मुक्त हो सकेंगे, अर्थात गेहूं की दुनिया से मुक्त हो सकेंगे। लेखक उस दिन की कल्पना करता है जब हम गुलाब की सांस्कृतिक धरती पर स्वतंत्रता के साथ विचरण कर सकेंगे। अवश्य ही भौतिकतावादी जीवन दृष्टि समाप्त होने वाली है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कवि का जो आशावादी दृष्टिकोण है वो निबंध के अंत में बहुत भावुक होकर के फूट पड़ा है। वो मानकर चलते हैं कि इस भौतिकतावादी संस्कृति का समापन होने वाला है और गुलाब की दुनिया या संस्कृति की दुनिया आने वाली है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक बल पर, भौतिकता की शक्ति के बल पर अमानवीय आचरण करता है। वो सब चीज़ें खत्म होने वाली है, वो भौतिकतावादी जीवन दृष्टि खत्म होने वाली है। वह युग खत्म होने वाला है और व्यक्ति निश्चित रूप से मानवीय आचरण करेगा। कवि लेखक को, रामरक्ष बेनीपुरी को ऐसा विश्वास है। उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होगा गुलाब की दुनिया में, जो इस संपूर्ण धरती पर मानवता और भाईचारे का वातावरण निर्मित करेगी। आध्यात्मिकता, संयम और सदाचार से युक्त मानसिक शक्तियों का विकास होगा। निश्चय ही भौतिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन स्थापित हो सकेगा और मानव समाज सुखी और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने गेहूं और गुलाब के माध्यम से भौतिकतावादी जीवन दृष्टि और आध्यात्मिक जीवन दृष्टि, इन दोनों में की तुलना की है और समाज में मानव इतिहास को खंगालते हुए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब जब मानव इतिहास में, मानव समाज में और सभ्यता में भौतिकतावादी जीवन दृष्टिकोण का, जीवन दृष्टि का आधिक्य हुआ है, समाज में कई तरह की विकृतियाँ पैदा हुई है, अन्याय ने जन्म लिया है, अत्याचार हुए हैं। लेकिन जब आध्यात्मिकता का विकास होता है, आध्यात्मिकता का पलड़ा भारी होता है, तो समाज में शांति, सुख, आनंद और सहिष्णुता का वातावरण निर्मित होता है। इस प्रकार से इस संपूर्ण निबंध में गेहूं और गुलाब के एक विशिष्ट प्रतीकत्व के माध्यम से लेखक ने इन दो दृष्टियों का वर्णन किया है, इन दो जीवन दृष्टियों का वर्णन किया है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह मानव की जो मनोवृत्तियाँ हैं, मानव की जो का भावात्मक और बौद्धिक विकास है, उसकी बात कही है कि हमें इनका उच्चतर विकास करना होगा और कम से भी कम, और भी नहीं तो कम से कम भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी ये चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। अगली जो चर्चा है वो इसी पाठ पर आधारित होगी और जिसमें हम इस पाठ पर आधारित संपूर्ण प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे, जिसमें रामरक्ष बेनीपुरी का व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन परिचय, उनका साहित्यिक योगदान तथा उनकी जो रचनाएं हैं उन पर विचार करेंगे। और जो रामरक्ष बेनीपुरी का जो निबंध है गेहूं बनाम गुलाब, इस पर बनने वाले जो जितने भी प्रश्न हो सकेंगे उनको हम इसमें स्थान देंगे। धन्यवाद।